कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं नीरज शर्मा आपके साथ जुड़ गया हूं अगेन। आज हम पढ़ेंगे जीएस में कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीजीएल का जो फॉर्म है वो आ गया है, सीजीएल की वैकेंसीज आ गई हैं एंड साथ में आपका सीजीएल में आपको पता है कि जीएस आता है एंड जीएस क्या है? जनरल स्टडीज़। एंड जीएस में आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, इकोनॉमी है। ये सब आपका पार्ट है किसका? जीएस का। तो हम क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं आपके साथ में कि कुछ क्वेश्चंस मानो कि 500 के आसपास क्वेश्चंस आपके सामने लेके आएंगे हम, जिसमें से आज 25 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री के हैं, कुछ पॉलिटी के हैं, कुछ साइंस के हैं और कुछ और भी चीज़ों के जो भी जीएस का पार्ट है, सभी यहाँ पे मिक्स क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट कर देते हैं। क्या है समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया है, आर्टिकल 187 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डील्स विद। कहा कि जो आर्टिकल 187 है, आपको पता है कि जो पॉलिटी की बात होती है, कोई भी एग्जाम यदि आप उठाएंगे, चाहे पंजाब पुलिस के जो एग्जाम अभी हुए हैं या पीछे आपके जितने भी एग्जाम सीजीएल है, सीएचएसएल है, तो वहां पे पॉलिटी आपको ज्यादा दिखाई देती है। यही आपका पीछे कुछ सालों में पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे पॉलिटी आपको और पॉलिटी में क्या है? आर्टिकल्स हैं भाई साहब। पॉलिटी में आर्टिकल्स आपको आने ही आने हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल पूछे, चाहे वो डीपीएसपी का आर्टिकल पूछे, चाहे वो सिटीजनशिप का आर्टिकल पूछे, वो आर्टिकल आपसे पूछेगा ही पूछेगा। एक दो आर्टिकल आपको दिखाई देंगे ही देंगे। तो यहाँ पे 187 आर्टिकल की बात हो रही है। 187 जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कह रहा है जो सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहा है, राज्य की विधानसभा की बात कर रहा है, तो पूछ रहा है कि वो किससे डीलिंग करता है। तो जैसा आपको पता है कि स्टेट लेजिस्लेचर का जो आर्टिकल है वो किससे बात करेगा? वो स्टेट गवर्नमेंट की बात करेगा। जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, उसकी बात करेगा। तो 187 जो आर्टिकल है उसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट की बातें हैं। स्टेट जो आपका राज्य सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसका सारा इंफॉर्मेशन है। जो डीपीएसपी है, देखो डीपीएसपी की हम बात करते हैं। जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो क्या है? 36 से लेके आपका 51 तक में है। तो वो तो 187 में आएगा नहीं। यूनियन गवर्नमेंट की बातें करते हैं हम, वो भी आपका जो है 90 के आसपास में हो जाता है, 80 के आसपास में हो जाता है। तो ये सारे आर्टिकल नीचे हो जाते हैं। फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, 12 से 35 तक होते हैं। तो ये आपका जो 187 है वो कॉमन सेंस से जोड़ेंगे तब भी आपका स्टेट गवर्नमेंट पहुंच जाएंगे। स्टेट देखो यहाँ पे भी क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर है और यहाँ पे भी क्या है? स्टेट गवर्नमेंट है। तो ऐसे आप आसानी से पहचान भी सकते हैं उसको। तो ऐसे भी पहचान सकते हैं, स्टेट यहां भी शब्द है और यहां भी शब्द है, ऐसे भी पहचान सकते हैं। बाकी आर्टिकल से भी आप पहचान सकते हैं। डीपीएसपी का आर्टिकल 36 से 51 तक है और फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 12 से 35 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिस्ट्री से आ गया, इतिहास। इतिहास बच्चों को बहुत पसंद होता है कि इतिहास के क्वेश्चन चाहिए, इतिहास पढ़ना है, बस इतिहास ही पढ़ना है। बाकी ज्योग्राफी में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, पॉलिटी में भी आर्टिकल्स याद नहीं होते हैं, तो इतिहास जो है सबसे आसान महसूस होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इतिहास से वो है हर्षवर्धन। आपकी जो वर्धन डायनेस्टी है, तो वहां से एक क्वेश्चन आपके सामने है कि जो हर्षवर्धन थे उन्होंने किसको डिफीट किया था। डिफीट का मीन्स होता है किसको हराया था भाई, किसको डिफीट किया था, किसको हराया था। ये बहुत फेमस बात है, ये बहुत फेमस डायनेस्टी है। हर्षवर्धन की बातें होती है तो बहुत फेमस बातें हो जाती हैं इतिहास की वो। तो यदि मैं कहूं कि हर्षवर्धन ने किसको हराया था, आपने सुना होगा, बहुत फेमस आंसर है यहाँ पे पुलाकेशिन द्वितीय। जो पुलाकेशिन सेकंड थे वो यहाँ पे आंसर आपके सामने हो जाएगा, उनको डिफीट किया था। एंड जो युद्ध हुआ था वो 618 एडी के आसपास हुआ था। युद्ध कब हुआ था? 618 एडी में। एडी क्या है? एनो डोमिनी है। एडी क्या है? एनो डोमिनी है। आप हिंदी में उसको ईसवी भी कह सकते हैं कि मीन्स जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है वो उसको आप एडी कहते हैं, और जो ईसा या मसीह के जन्म से पहले का समय है आप उसको बीसी कहते हैं। बीसी का मीन्स है बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन इरा। एडी का मीन्स क्या है? एनो डोमिनी, या आप कह सकते हैं आफ्टर कॉमन इरा, ऐसा भी कह सकते हैं। तो युद्ध कब हुआ था दोनों के बीच? 618 एडी में। एक नदी है, यदि हम बात करें, बहुत ही फेमस नदी है, उसके किनारे पे युद्ध हुआ था। नर्मदा नदी किनारे पे युद्ध हुआ था। तो युद्ध कहाँ हुआ था? नर्मदा नदी के किनारे पे, तट पे, बैंक जो है नर्मदा नदी का उसके किनारे पे हुआ था। यहां पे मुझे एक बात याद आ गई है, नर्मदा नदी की कुछ खास बातें मुझे याद आ रही हैं। जो नर्मदा नदी है हमारी देश की,
एंड आपके देश में बहुत सारी नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, ब्रह्मपुत्र है, बहुत सारी नदियां, लेकिन एक ही ऐसी नदी है जिसके जो श्रद्धालु हैं वो उसकी परिक्रमा करते हैं। तो नर्मदा नदी वो नदी है जिसके जो श्रद्धालु हैं, कुछ हिंदूज हैं, कुछ और भी धर्मों के लोग हैं, वो उसके आसपास चक्कर लगाते हैं, जहां से वो स्टार्ट होती है, जहां पे वो खत्म होती है, फिर से वापस जहां पे स्टार्ट होती है वहां पे पूरा घूम के वो आते हैं। लगभग आपका मैं कहूं कि जो आपकी लंबाई है 3000 किलोमीटर के आसपास की हो जाती, पैदल तय करते हैं, कई कई महीने कई साल वो पैदल चलते हैं। तो बहुत ये एक अजीब सा थोड़ा सा मुझे याद आ गया, मैंने सुना था कहीं पर, तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि नर्मदा नदी ऐसी अकेली नदी है इंडिया में जिसके जो आपके श्रद्धालु हैं, जनता है, वो उसकी परिक्रमा करती है। जैसे वृंदावन आपने सुना है, गोवर्धन वहां पे पर्वत है जो कृष्ण कन्हैया ने उठाया था, तो उसको कन्हैया ने उठाया था, उसकी परिक्रमा होती है, उस माउंटेन की, उस पर्वत की परिक्रमा होती है वृंदावन में। ऐसे ही आपका एक नदी है नर्मदा जिसकी आपकी परिक्रमा होती है एंड श्रद्धालु घूमते हैं, तो बहुत फेमस है। और पश्चिम की तरफ बहने वाली, यदि हम इंडिया की बात करें, ये आपका ईस्टर्न साइड है इंडिया का और ये आपका वेस्टर्न साइड है इंडिया का। तो इस साइड में आपकी नर्मदा नदी बहती है। तो कहते हैं जितनी भी आपकी पश्चिम की दिशा में नदियां बहती हैं उन सब में जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? नर्मदा नदी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि पश्चिम की तरफ बहने वाली, वेस्टर्न साइड बहने वाली, वेस्ट की तरफ फ्लो होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देगा। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं, हर्षवर्धन ने युद्ध किया किसके साथ? पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध किया। कब? 618 एडी के आसपास। कौन सी नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। उसमें क्या हुआ? हर्षवर्धन क्या हो गए? डिफीट हो गए एंड पुलकेशिन द्वितीय क्या थे? जीत गए। पुलकेशिन द्वितीय कहाँ के थे भाई? अभी हम ये करें कि ये जो थे वो कर्नाटक के आसपास के थे। कर्नाटक में एक आपका इनकी कैपिटल थी, कर्नाटक में एक शहर था बादामी, तो वहां पे इनकी कैपिटल थी। आपको पता है कर्नाटक कहाँ पे है? यहाँ पे कर्नाटक है। तो पुलकेशिन द्वितीय कहाँ के थे? यहाँ के थे। ये आपके पुलकेशिन द्वितीय थे, यहाँ पे भी हमने दिखा दिया। और जो हर्षवर्धन थे वो कहाँ पे थे? वो नॉर्थ इंडिया में थे। नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन की पहले कैपिटल क्या थी? थानेश्वर। ये क्या है? पहले की कैपिटल है हर्षवर्धन की, हरियाणा में। कहां पे है? हरियाणा में है, थानेश्वर। एंड बाद में कैपिटल बना दी कन्नौज हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन कहाँ के थे? नॉर्थ इंडिया के। पुलकेशिन द्वितीय कहाँ के थे? साउथ इंडिया के। तो जो हर्षवर्धन की कैपिटल थी पहले वो क्या थी? थानेश्वर पहले कैपिटल थी इनकी। कहाँ पे? हरियाणा में। बाद में कैपिटल क्या बनाई? कन्नौज। कन्नौज कहाँ पे? यूपी में। बहुत फेमस शहर है, बहुत फेमस सिटी है कन्नौज। कहाँ पे है? यूपी में है। तो हर्षवर्धन की ये दो कैपिटल है, थानेश्वर है, कन्नौज है। पहले की है थानेश्वर, बाद की है कन्नौज। तो इन्होंने क्या किया? नॉर्थ इंडिया में थे हर्षवर्धन और साउथ इंडिया में क्या थे? पुलकेशिन द्वितीय थे। दोनों में युद्ध हुआ और जो हर्षवर्धन थे वो डिफीट हो गए, हार गए। भाई नॉर्थ इंडिया का जो राजा है वो डिफीट हो जाए तो क्या था? बहुत बड़ा अचीवमेंट था। किसका? पुलकेशिन द्वितीय का। एंड इन्होंने इसके बाद एक जो उपाधि है उसको अपनाया। कौन सी उपाधि? दक्षिणाश्वर आप कह सकते हैं, दक्षिण का ईश्वर आप कह सकते हैं। तो इनके पास कौन सी उपाधि आ गई? दक्षिणेश्वर की उपाधि आ गई। एंड दक्षिण के प्रजापति आप कह सकते हैं, साउथ का भगवान, दक्षिण का ईश्वर आप कह सकते हैं उसको। तो ये उपाधि इन्होंने इस युद्ध के बाद 618 एडी में नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ, इसके बाद ये उपाधि को लिया, एक्सेप्ट किया। तो बहुत बड़ा ये आपका एक इंसिडेंस है इतिहास का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को मैं आपकी आसान भाषा में हिंदी में दे देता हूं, इसको कहते हैं चूक की नीति। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? चूक की नीति। मीनिंग भाई क्या है वो समझते हैं कि मीनिंग क्या है, क्या कहना चाहता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये कहना चाहता है कि यदि आपके बेटा नहीं होगा तो क्या होगा? आप अपनी बेटी को संपत्ति नहीं दे सकते हैं। मीन्स यदि किंग है, राजा है, उसके बेटा नहीं हुआ तो बेटी को अपनी संपत्ति नहीं देगा। जो संपत्ति है कहां चली जाएगी? अंग्रेजों के पास चली जाएगी, ब्रिटिशों के पास चली जाएगी। इसी तरीके से क्या किया? अंग्रेजों ने बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, बहुत सारे क्षेत्रों को अपना लिया, कब्जा कर लिया उन पे। तो ये क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये क्या रहा कि बहुत बड़ा एक पीछे 1857 की जो क्रांति हुई उसमें भी इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। 1857
आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई, जो रानी लक्ष्मीबाई की जो कहानी है वो यहीं से थोड़ा सा जुड़ती है। डॉक्टर राइफल ऑफ लैब्स की बात करते हैं कि वहाँ पे जो क्या था कि थोड़ा सा बेटी थी वो, और वो जो थे उनका बेटा नहीं था, तो साम्राज्य के काफ़ी इशू था। तो 1857 की जो क्रांति होती है, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें भूमिका निभाते हैं। उसमें एक फैक्टर कौन सा होता है? डॉक्टर लाइन ऑफ लैब्स होता है। पूछ रहा है किस गवर्नर जनरल के टाइम पे इसको लेके आए थे, तो डलहौजी के टाइम पे आया था। बी ऑप्शन यहाँ पे डलहौजी दिया हुआ है। उसके साथ ही बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जीएस में पढ़ने में मजा आता है क्योंकि इतिहास की बातें होती हैं, ज्योग्राफी की बातें होती हैं, धरती की बातें होती हैं, आकाश की बातें होती हैं, ब्रह्मांड की बातें होती हैं, संविधान की बातें होती हैं, राष्ट्रपति की बातें होती हैं। यही आपका क्या है? जीएस है। जीएस का मीन्स क्या है? सब कुछ, क्या चल रहा है देश में, क्यों चल रहा है देश में, क्या हंगामा हो रहा है, एंड कहाँ पे चाइना क्या कर रहा है, रशिया ने यूक्रेन के साथ क्या किया, यही आपका जीएस है। सब कुछ जीएस है। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, एनवायरमेंट है, इकोनॉमी है, साइंस है, सब कुछ मिला के जीएस है। तो यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, एंड क्वेश्चन क्या कहाँ से है? इतिहास से है, हिस्ट्री से है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? देखो, कहा द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट वाज, कहा कि एक एम्बेसडर आया था ग्रीक का, किसके पास? चंद्रगुप्त मौर्य के पास आया था। उसका नाम बताना है, उसका नाम क्या था? आपको पता है कि बहुत फेमस नाम है, कौन है? मैगस्थनीज हैं। मैगस्थनीज कहाँ थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पास थे। कहाँ से आए थे वो थोड़ा कहानी मैं आपको सुना दे रहा हूँ कि आए कहाँ से थे। तो आपको पता है कि जो सेल्यूकस निकेटर था, इसने अपनी बेटी का विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में, अपनी बेटी दी थी और काफी साम्राज्य भी दिया था। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी किसके साथ की थी? मौर्य के साथ की थी। एंड बेटी तो दी थी, साथ में जमीन भी दी, साम्राज्य भी दिया। किसको? मौर्य को। युद्ध में डिफीट हो गया था सेल्यूकस निकेटर मौर्य से, उसके बाद इसने अपना साम्राज्य काफी, बेटी की शादी भी कर दी, साथ में एम्बेसडर भी दिया जिसका नाम था मैगस्थनीज। तो मैगस्थनीज मौर्य के पास कहां से आया? सेल्यूकस निकेटर ने दिया उसको। तो ये भी ध्यान रखना कि कहां से आया है, किसने दिया है उसको। अपनी बेटी भी दी है, आपका एम्बेसडर भी दिया है, साम्राज्य भी दिया है। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। बहुत ही महान साम्राज्य, बहुत ही महान सम्राट मौर्य। तो आप इतिहास में इनकी बातें करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ विनेगर? विनेगर को हिंदी में क्या कहते हैं आप? आपके बहुत खाने में यूज होता है, चाउमीन आप खाते हैं, है ना, तो वहां पे ये बड़ा पड़ता है। आप जब फास्ट फूड खाते हैं तो फास्ट फूड जो है आपका, जो फास्ट फूड है वो विनेगर के बिना तो बनता ही नहीं, उसे पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत सारी उसमें चीजें डालते हैं, तो विनेगर बहुत ही यूज होता है आपके जो चटपटे खाने में। तो विनेगर का मीन्स आप हिंदी में कह सकते हो, सिरका कह सकते हो। पूछ रहा है व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ विनेगर, साइंस का क्वेश्चन है। तो कहा बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है। क्या है आंसर? क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। तो जो आपका नाम है विनेगर का वो क्या है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला भी आप यहाँ पे नोट कर लेना, CH3COOH। आप ये फॉर्मूला है किसका? एसिटिक एसिड का। तो ये भी आपका क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपको दिखाई देगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कहा ये भी देखो हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है। इतिहास, इतिहास पढ़ने में बड़ा मजा आता है बच्चों को, है ना, कि इतिहास होना चाहिए, कहानियां होनी चाहिए, वैदिक एज की बातें होनी चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता की बात होनी चाहिए, अशोक की बात होनी चाहिए, मौर्य की बात होनी चाहिए। यही क्या है? इतिहास है सारा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म। कहा कि ऐसा मॉन्क कौन सा था? यहाँ पे मॉन्क आएगा, मॉन्क माने सन्यासी होता है, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। कहा कि मॉन्क कौन सा था जिसने अशोक को, यहाँ पे अशोक की बात हो रही है, ASHOK, अशोका हो जाएगा। कौन सा ऐसा सन्यासी था जिसने अशोक को बुद्धिज्म की दीक्षा दी थी? तो यहाँ पे आपकी बात होती है उपगुप्त की। तो उपगुप्त ने आपकी जो उनको दीक्षा दी थी। वैसे यहाँ पे मुगल पुत्र टिस्सा भी एक उनके गुरु थे, बहुत ही महान, एंड लेकिन यहाँ पे उपगुप्त अच्छा आंसर दिया है। तो यहाँ पे उपगुप्त आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक को बुद्धिज्म की दीक्षा जो दी, किसने दी? उपगुप्त ने दी। अशोक बहुत महान जबरदस्त भाई साहब सम्राट थे। अशोक कैसे महान आपको पता है? बुद्धिज्म को एक्सपेंड किया, जबरदस्त एक्सपेंड किया, बुद्धिज्म को कहां कहां पहुंचा दिया, आप सोच नहीं सकते। आज जितना भी बुद्धिज्म आपका ये एशिया में है वो सब किसकी देन? अशोक महान की देन। जितना आपके पास इतिहास है वो किसकी देन? अशोक की देन। बहुत सारी चट्टानों पे लिखवा दिया, बड़ी बड़ी चट्टानों पे लिखवा दिया, गुफाओं में लिखवा दिया, भाई साहब कहां कहां लिखवा दिया कि मैंने क्या किया, क्यों किया, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, सब कुछ लिखवा दिया।
तो अशोक ने बहुत सारे एडिक्ट्स बनवाए, चट्टानों पर लिखवाया, गुफाओं में लिखवाया, एंड कहा कि नाम के पीछे मत भागो, नाम के पीछे, पैसे के पीछे मत भागो, ये नाम पैसा के पीछे मैं बहुत भागा, ये सब बेकार है। तो ऐसी अच्छी उन्होंने मैसेजेस दिए अशोक ने। तो बहुत अच्छा, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी जुड़े रहिए। जीएस में मजा आता है, जीएस में सुनने में आनंद आता है कि हाँ जीएस है, ये है, ऐसा होता था, ऐसा होता है, ऐसा हो। हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है? हिस्ट्री हमें यह सिखाती है कि जो वहां पे गलतियां हुई वो हमें नहीं करनी है, यही इतिहास सिखाता है। पॉलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों फायदेमंद है? पॉलिटी से पता पड़ेगा कि राष्ट्रपति कैसे काम कर रहे हैं भाई, क्यों कानून पे ये पंगा पड़ रहा है, कैसे प्रधानमंत्री ने कौन सा कदम उठा दिया, सुप्रीम कोर्ट कहां पे अटक गया। तो ये सारी बातें आपकी पॉलिटी में कि हम जो देश में क्या चल रहा है ये आपको पॉलिटी से पता पड़ेगा। ज्योग्राफी क्या है? आपकी धरती पे आप रह रहे हो, आपके मकान में आप बैठे हो, तो आपकी जो धरती, जो अर्थ है, आपकी धरती है, वो कैसे कैसे घूम रही है, कहां कहां घूम रही है, कौन कौन से ओशियन से, कौन कौन से कॉन्टिनेंट से, ये ज्योग्राफी आपको सिखाती है। तो यही आपकी जीएस है। मजा आता है पढ़ने में, जीएस को समझने में। तो आपके सामने यहाँ पे आपके सामने एक हम कुछ आपको पता है कि जो आईबीटी है बहुत बड़ा कोचिंग है, बहुत अच्छा हम काम करते हैं, सभी टीचर्स बहुत मेहनत से पढ़ाते सिखाते हैं, चाहे वो मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है। तो यहाँ पे आपके लिए एक वीडियो साथ में टेस्ट एंड आपके साथ में कुछ बुक्स भी आपको दी जाएंगी। वीडियो कोर्स आपको दिया जाएगा कितने पैसे में? 5599, 5599 में आपको ये वीडियो कोर्स आपको दिया जाएगा। बहुत ही कम प्राइस है, बहुत ही कम पैसे में है, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। अच्छा आपके पास मौका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, लोधी वंश की बात हो रही है, बहुत फेमस वंश है, आपको पता है लोधी वंश। बहुत बड़ा यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, दिल्ली सल्तनत की बातें करते हैं हम, और मीडिएवल में बात करते हैं, मध्यकालीन भारत में कौन से? दिल्ली सल्तनत की बातें होती हैं, साथ में मुगल वंश की बातें होती हैं, मुगलों की बातें होती हैं। तो इसके बाद हम ये पढ़ते हैं, मुगल्स पे आते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में जो आपके किंग थे, वो आपका जो आखिरी वंश रहा वो आपका लोधी वंश था, आपका लोधी डायनेस्टी थी। आपको पता है पानीपत का पहला युद्ध है ना, पानीपत के पहले युद्ध में तो आपको पता है कि बाबर जो थे वो जीत गए थे। तो वहीं से आपका लोधी वंश की आपकी बातें आती हैं, वो आपका लोधी वंश खत्म हो जाता है, मुगलों की स्थापना हो जाती है, बाबर स्थापना करते हैं मुगलों की इंडिया में, यही आपका लोधी वंश है, लोधी डायनेस्टी। कहा कि लोधी जो वंश है उसको फाउंडेड किसने किया, उसके संस्थापक कौन हैं? तो आपके बहुत फेमस क्वेश्चन है बहलोल लोधी। तो जो लोधी वंश है, लोधी डायनेस्टी है, उसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? बहलोल लोधी है, आपको ध्यान रखना है। और पानीपत के पहले युद्ध में क्या हुआ? बाबर ने इब्राहिम लोधी को क्या किया? खत्म कर दिया, मर्डर कर दिया, उसकी हत्या कर दिया, और बाबर क्या बन गए? मुगलों की स्थापना कर दी इंडिया में। बहुत फेमस युद्ध पानीपत का पहला युद्ध। तो लोधी वंश के फाउंडर बहलोल लोधी, बहुत फेमस क्वेश्चन एग्जाम का, ये भी बहुत बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, द कॉल ऑफ बैक टू द वेदास वाज गिवन बाय। कहा कि देखो हिंदी में हम समझ सकते हैं कि वेदों की तरफ लौटो, बहुत फेमस स्टेटमेंट है। तो जो वेद हैं आपके, कितने वेद हैं आपको पता है? 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद, आपको पता है कि चारों आपके वेद बहुत ही महान। वेदों के बाद उपनिषदों की बातें होती हैं, वेदांतों की बातें होती हैं, पुराणों की बातें होती हैं। तो ये सारे आपके क्या हैं, हमारा जो साहित्य है बहुत ही जबरदस्त है, वैदिक एज में बहुत सारा जबरदस्त काम हुआ। तो कहा वेदों की तरफ हमें लौटना चाहिए। ऋग्वेद में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, सामवेद है, ये सारे वेदों में बहुत जबरदस्त बातें कही हैं। तो कहा इसकी तरफ लौटो। ये जो स्टेटमेंट है किसका है? बहुत फेमस स्टेटमेंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की तरफ लौटना है। स्वामी दयानंद सरस्वती, जबरदस्त इंसान, जबरदस्त विचारक, जबरदस्त एक आप कह सकते हैं स्पीच देने वाले जबरदस्त बंदे, एक इंडिया के महान इंसानों में से दयानंद सरस्वती का नाम आपको आता है। तो ये बहुत बड़ा फेमस एक स्टेटमेंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती की बातें।
नेक्स्ट पॉइंट साइंस का क्वेश्चन आपके सामने है, नॉइज इज मेजर्ड इन। नॉइज माने क्या होता है? पॉल्यूशन। कौन सा पॉल्यूशन भाई? हवा, जो आपकी आवाजें आती हैं, जो आप गाड़ियों से जाते हो तेज दौड़ाते हुए बाइक को, अपनी बुलेट आपके पास है, उसको तेज दौड़ाते हो और उससे क्या है, उसमें आपका जो साइलेंसर है उसको भी जबरदस्त बना देते हो, है ना, उसमें भी पटाखे लगा देते हो, तो वही आपके जो पटाखे हैं वो क्या है, नॉइज करते हैं। और नॉइज को कैसे मापते हैं? कौन सा यूनिट है? डेसिबल यूनिट में नॉइज को मापा जाता है। कौन सी यूनिट है? डेसिबल। नॉइज की जो यूनिट है वो क्या है? डेसिबल है। आपको पता है नॉइज को मापने के लिए क्या है? डेसिबल को यूज होता है। और जो आसपास आपको पता है, हाईवे पे आप जाते हो तो हाईवे पे क्या होता है? पेड़ पौधे आसपास में लगा दिए जाते हैं ताकि नॉइज कम हो जाए। तो आपकी जो नॉइस है वो आपका जो 60 आपका डेसिबल तक सही रहता है। आपके जो कान है वो इतना साउंड तक आप सही सुन पाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा होगा तो आपको नुकसान होगा। यदि आप 90 डेसिबल पे जाएंगे, 80 पे जाएंगे, 70 डेसिबल पे जाएंगे तो आपके कानों को दिक्कत होगी, कानों में नुकसान हो सकता है, तो उससे आपको कानों में सुनने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो हमारी जो 50 से 60 dB की जो साउंड रहती है वो एक आप आसान साउंड कहते हैं, उसको कॉमन साउंड कह सकते हैं। यदि उससे ज़्यादा होती है तो 90 dB। जो पेड़ पौधे लगे होते हैं सड़क के आसपास, पेड़ पौधे लगे होते हैं ना, आप हाईवे पे जाते हैं तो पेड़ पौधे लगे होते हैं वहां पे साइडों में, तो उससे क्या होता है, जो आपका नॉइस है वो कम होता है। कितना? 10 से 15 dB नॉइस कम हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो नॉइज है वो कम हो जाता है पेड़ पौधों से। कैसे? साउंड कम हो जाती है, पेड़ पौधे इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं। कितना? 10 से 15 dB। इसको हम कहते हैं, एनवायरमेंट की भाषा में कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? ग्रीन मफलर कहते हैं इसको। ये भी ध्यान रखना है, क्या कहते हैं? पेड़ पौधे लगे होते हैं, क्या कहते हैं उसको? लगे तो हुए भाई, क्या कहते हैं? ग्रीन मफलर का नाम दिया जाता है उसको, कि भाई पेड़ पौधे साउंड को कम करेंगे, नॉइज कम करेंगे। कितना? 10 से 15 dB। तो ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक और क्वेश्चन साइंस का आ गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो कॉल्ड द पावर प्लांट ऑफ द सेल। कहा जो सेल है आपकी कोशिका है, कोशिका से बड़े क्वेश्चन आते हैं, सेल से बड़े क्वेश्चन आते हैं, विटामिन से बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो कहा जो सेल है उसका हम पावर प्लांट किसको कहते हैं? पावर प्लांट का मीन्स क्या होता है? जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जहां पे एनर्जी बनती है। तो कहा वो किस हिस्से को, सेल का कौन सा हिस्सा है जिसको आप पावर प्लांट के नाम से जानते हैं, उसको एक कॉमन नाम दिया जाता है। तो कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया की बातें करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में आपका जो आपके कार्बनिक पदार्थ है उनका दहन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वही आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। राइबोसोम की मैं आपको बातें बता दे रहा हूं, राइबोसोम को आप कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये भी आपको ध्यान रखना है कि राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है सेल का। ये भी हमको ध्यान रखना है कि प्रोटीन फैक्ट्री क्या है? राइबोसोम है। राइसोसोम को भी क्या कहते हैं? ये भी आपको ध्यान रखना है, राइसोसोम को कहते हैं ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड को हिंदी में आप कह सकते हो कब्रगाह। हिंदी में क्या नाम है? इसे कब्रगाह कहते हैं। ग्रेवयार्ड का मीन्स है कि जहां पे सब कुछ दफन हो जाए भाई साहब। राइसोसोम में बहुत टाइप के एसिड्स होते हैं, 30 से ज्यादा टाइप के एसिड्स होते हैं जो सब कुछ खा जाते हैं। यदि कोई नुकसानदेह चीज है तो उसको राइसोसोम में पहुंचा दिया जाता है, सेल उसको राइसोसोम में पहुंचा देती है। वहां पे जो अनवांटेड चीजें हैं सारी खत्म हो जाती हैं तहस नहस। कब्र में क्या होता है? कब्र में आपको जो आपका नमक डाल देते हैं, आपकी बॉडी खत्म हो जाती है, डैमेज हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, मिट्टी में ही एक हो जाती है। तो वही यहाँ पे राइसोसोम में काम होता है। तो राइसोसोम क्या है? ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ध्यान रखना, दोनों आपको क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आपको दिखाई देंगे। मैंने कहा सेल एंड विटामिन से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हैं। ए विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी, द विटामिन इज। कहा कौन सा विटामिन है जिसको कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो अपनी एक्टिविटी को, अपने जो फंक्शन है उसको कंप्लीट कर पाए। तो विटामिन B12 की बातें होती है। ए ऑप्शन में यहाँ पे B12 दिया हुआ है। तो बहुत बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। B12 जो विटामिन है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट क्या है? आपको पता है एक क्या है? मेटल है। आपको पता है कोबाल्ट क्या है? एक मेटल है, धातु है जो कि पाई जाती है आपकी विटामिन B12 में। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है।
बहुत फेमस ये भी क्वेश्चन एग्जाम का, बहुत बार रिपीटेड है, 100 से ज्यादा बार एग्जाम में आ गया होगा, कभी एनटीपीसी में आ गया होगा, कभी आपका एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, सीपीओ में, यहाँ पे वहां पे बहुत बार घुमा घुमा कर क्वेश्चन आपको देते जाते हैं वो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं, हु हैज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन इंडिया। कहा कि देखो पॉलिटी पे आ गए हैं हम, पॉलिटी जबरदस्त इंटरेस्टिंग, पीएम प्रेसिडेंट, कानून कैसे बनते हैं उसकी बातें पॉलिटी है। तो कहा कि जो फाइनल अथॉरिटी है कि भाई कानून बनाना है, लॉज बनाने हैं इंडिया में, उसको फाइनल अथॉरिटी आप कह सकते हैं कि फाइनल आपका कौन कह सकते हैं, कौन बनाता है फाइनल, उसको चीजें कैसे होती हैं, फाइनल कानून कैसे बनता है। देखो मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, पार्लियामेंट। सी आंसर एकदम सही है, पार्लियामेंट आंसर सही है, बच्चे दे रहे हैं आंसर, सही बात है एकदम, पार्लियामेंट आंसर एकदम सही है। लेकिन मैं थोड़ा समझा दूं आपको कैसे कानून बनता है। देखो ध्यान से कि आपके पास क्या है, दो हाउस है, लोकसभा है, राज्यसभा है, साथ में आपके राष्ट्रपति तो है ही है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कानून बनाने के लिए यहां से पास होगा, यहां से पास होगा, प्रेसिडेंट के साइन होंगे तो कानून बन जाएगा। कैसे, लोकसभा से बिल पास होगा, बिल का मीन से विधेयक, हिंदी में विधेयक कहते हैं। जब कानून नहीं बना होता तो जो उसकी कंडीशन है, जब कानून नहीं बना है तो क्या कहते हैं उसको, बिल कहते हैं। एंड जब कानून बन जाता है तो क्या कहते हैं, एक्ट कहते हैं उसको, एक्ट, ACT एक्ट। एक्ट का मीन से कानून बन गया भाई, अब आपको इसके हिसाब से काम करना है। बिल क्या है, कानून अभी तक नहीं बना है। तो कानून कैसे बनेगा, लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, प्रेसिडेंट के साइन होंगे तो कानून बन जाएगा। तो यही आपका क्या है, पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, सब कुछ मिला के क्या है, संसद है आपकी, पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट में क्या क्या आता है, लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं। तो पार्लियामेंट क्या है, आपके कानूनों को बनाती है। तो पार्लियामेंट सी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। आगे आ गए हैं एक और साइंस से क्वेश्चन आपके सामने, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टीयर गैस इज। कहा जो आंसू गैस है उसका एक कंपोनेंट होता है, आंसू गैस में क्या होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन दिया है, क्लोरोपिक्रिन। तो ये एक कंपाउंड है जो कि आंसू गैस में होता है, जिससे आपके आंसू आ जाते हैं। जब दंगे होते हैं, हंगामे होते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, आंसू गैस छोड़ती है ना। आपको पता होगा कि जब राम रहीम बाबा जी के टाइम पे काफी हंगामे हो गए थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपना डिफेंस किया और देश को बचाया, समस्याएं उत्पन्न ना हो, देश को दिक्कत समस्या ना हो। आंसू गैस की बहुत सारी वहां पे गोलियां छोड़ी और वहां पे क्या हुआ, काबू किया गया चीजों को। यही तो गवर्नमेंट है ना। गवर्नमेंट क्यों है, ताकि देश में शांति बनी रहे, ताकि देश में व्यवस्था अच्छी बनी रहे। तो वही गवर्नमेंट का काम है, जिम्मेदारी है। तो टीयर गैस में क्या होता है, क्लोरोपिक्रिन आप कह सकते हैं उसको। नेक्स्ट आपके सामने कहा कि जो आपका वीडियो एंड टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, आप जैसे मॉक टेस्ट बनाते हैं, ऑनलाइन टेस्ट बनाते हैं, ऑफलाइन आपको बनाते हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। कितने पैसे में, 2799 में। तो आप बाय कर सकते हैं, फटाफट से आ सकते हैं आप एंड बाय कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं IBT में। आपको जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट है वो आपको दिए, कितने हैं देखो यहाँ पे दिया हुआ है, 100 टेस्ट हैं, 100 टेस्ट बना लिए तो एग्जाम क्या होगा, धड़ाम से क्वालिफाई हो जाएगा, धड़ाम से। 100 टेस्ट बना लो, उनको एनालाइज कर लो, 100 टेस्ट बना लो, उनको एनालाइज कर लो, भाई साहब एग्जाम की कहानी खत्म हो जाएगी, खत्म। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हम। हु अमंग द फॉलोइंग इज एड्रेस्ड एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कहा कि देखो जो राज्यसभा है, हमने पीछे बात किया, लोकसभा की बात की, राज्यसभा की बात की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात की। तो यहां पे कहा कि जो राज्यसभा के चेयरमैन है वो कौन होते हैं। तो ये बताना है आंसर आपको कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, राज्यसभा में जो ऊपर बैठे होते हैं वो कौन होते हैं। तो वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वही चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अपने आप बन जाते हैं। एक स्टेटमेंट है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मैंने एक शब्द यूज किया यहाँ पे, एक्स ऑफिशियो यूज किया मैंने। एक्स ऑफिशियो का मीन्स क्या है, तो एक्स ऑफिशियो का मीन्स आप पद के अनुसार, कि जो भी देश के वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे अपने आप, वो पद के अनुसार अपने आप, कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप चेयरमैन बन जाएंगे राज्यसभा के। मानो कि मैं पढ़ाता हूं, मैं GS पढ़ाता हूं, ऐसा IBT में कानून हो जाए कि भाई जो GS पढ़ाएगा वही मैनेजर बनेगा, वही सब कुछ संभालेगा। तो मैं क्या हुआ, मैं GS पढ़ाने आया, अपने आप क्या बन गया, मैनेजर भी बन गया मैं। यही आपका क्या है, अपने आप है कि भाई जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो अपने आप चेयरमैन बन जाएगा राज्यसभा के।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 15 पे आ गए हैं। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कहा कि देखो ड्राफ्टिंग कमेटी की बातें होती है, ड्राफ्टिंग कमेटी, बी आर अम्बेडकर साहब, जबरदस्त इंसान अम्बेडकर साहब। अम्बेडकर साहब की हम अचीवमेंट की बात करें तो अपने आप में बहुत सारी अचीवमेंट है। गांधी जी हैं, अम्बेडकर हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, जबरदस्त इंसान। कभी टाइम मिले तो इनके बारे में पढ़ना, कभी टाइम मिलेगा तो मैं भी आपके लिए कुछ वीडियो ऐसी लेके आऊंगा जिसमें ऐसी कुछ बातें करेंगे, गांधी जी की, सुभाष चंद्र बोस की, बस गांधी जी की बातें, बस सुभाष चंद्र बोस की बातें, बस अंबेडकर साहब की बातें। भाई साहब इतना जबरदस्त पर्सनैलिटी थे, सभी के सभी। तो कहा ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे, ये पूछा है। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? अंबेडकर साहब थे। जो मेंबर्स की संख्या थी वो 7 थी। एक बात और ध्यान रखना, यहां पे मैं जोड़ दे रहा हूं, पॉइंट को जोड़ रहा हूं, पॉइंट जोड़ दे रहा हूं, ताकि आपको एक क्वेश्चन ना हो कि 2-3 क्वेश्चन आपको याद हो जाएं। जैसे हमने हर्षवर्धन की बातें की, एग्जाम में आएगा, कैपिटल कहां पे थी? थानेश्वर। कहां पे है? हरियाणा में है। पुरानी कैपिटल थानेश्वर, नई कैपिटल कन्नौज। कब युद्ध हुआ दोनों के बीच में? 618 एडी के आसपास। तो 2-3 क्वेश्चन आपके वहां से बन गए। तो ऐसे ही मैं हर एक क्वेश्चन दे 25 क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, 50-60 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 25 में ही। कहा देखो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसमें मेंबर तो 7 थे, लेकिन क्या हुआ था कि 2 मेंबर ऐसे थे जो कि उनको चेंज करना पड़ा था। तो 2 मेंबर क्या हो गए थे कि थोड़ा सा एक्सीडेंट्स हो गए थे, कुछ आपके डिजीज हो गया था, एक की मौत हो गई, डेथ हो गई थी। तो क्या किए, 2 हमने नए मेंबर ऐड किए थे। तो अब टोटल मेंबर यहाँ पे क्या है आपके, जो एट ए टाइम सिंगल टाइम पे 7 ही रहे, बट यदि हम जो एक्स्ट्रा जोड़े गए थे उनको भी जोड़ दें तो 9 हो जाते हैं। लेकिन यदि 9 ऑप्शन नहीं है तो 7 है। या तो देखो 9 दिया होगा या 7 दिया होगा, दोनों में से एक ही दिया होगा, और 7 दिया है तो 7 ज्यादा सही है। दोनों दे दिए हैं तो आप कह सकते हैं कि फिर आपको देखना पड़ेगा कि 7 ज्यादा बेटर हो जाएगा। लेकिन मैंने बता दिया है कैसे कैसे सही है, कैसे कैसे गलत है। 2 मेंबर आगे पीछे हो गए थे, एक को डिजीज हो गया था, एक को डेथ हो गया था, उस वजह से 2 मेंबर नए आए थे। ड्राफ्टिंग कमेटी अपने आप में एक मुद्दा है, अपने आप में एक टॉपिक है कि भाई ड्राफ्टिंग कमेटी कैसे कैसे हुई। 16 पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आपके सामने आ गया। 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। कहा कि जो 7वां शेड्यूल है वो संविधान का जो 7वां शेड्यूल है उसमें कौन सी बातें हैं। तो आपकी एक याद करने की ट्रिक है, मैंने बच्चों को बहुत बार पढ़ाया है, बहुत बार समझाया है। तो कहा जो 7वां शेड्यूल है, देखो 7 से 7, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल हैं। आपको ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल है, ये आपको ध्यान रखना है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे। ये भी ध्यान रखना है कि 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे। अभी एट प्रेजेंट कितने हैं? 12 शेड्यूल हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि संख्या कितनी है शेड्यूल्स की। तो उसमें जो 7वां शेड्यूल है उसके बारे में पूछ रहा है कि 7वें शेड्यूल में क्या है, क्या होता है, उसमें क्या बातें दी हुई है, क्या क्या चीजें हैं, क्या कंटेंट क्या है 7वें शेड्यूल में। तो देखो 7वां शेड्यूल मैंने याद करने की तरीका बताया है। 7 से 7 है, से 7 है, और से क्या है? सूची है। सूची को आप इंग्लिश में कहते हो लिस्ट। तो 3 टाइप की लिस्ट है यहाँ पे 7वें शेड्यूल में। यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है। तो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। आप कह सकते हैं राज्य सूची, आप कह सकते हैं केंद्र सूची, आप कह सकते हैं समवर्ती सूची। हिंदी में भी बता दिया है, जो हिंदी भाषी बच्चे पढ़ते हैं सुनते हैं। तो 7 से 7 और 7 से क्या है? सूची भाई। तो 7वें शेड्यूल में क्या है? सूचियां हैं। कौन सी सूची है भाई? 3 सूचियां हैं। अब 3 सूचियों में क्या है? सूचियों में ये है, लिस्ट में ये है कि भाई किस मुद्दे पे कानून कौन बनाएगा। मानो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से मुद्दे पे कानून बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट कौन से मुद्दे पे कानून बनाएगी, साथ में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पे दोनों कानून बना सकती हैं। तो वही आपके क्या है यहाँ पे 7th शेड्यूल में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। बी ऑप्शन में यहाँ पे देखो ऑप्शन कुछ हमें दिखाई दे रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, उनके बीच में जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो शक्तियां बट रही हैं, भाई कौन सी मुद्दे पे कौन कानून बना सकता है, यही तो शक्ति है। तो ये आपका 7 से 7 और 7 से सूची ऐसे याद कर लेना। शेड्यूल्स एग्जाम में आते हैं, कोई ना कोई एग्जाम में शेड्यूल पूछता है कि इसमें 5वें में क्या है, 7वें में क्या है, 8th में क्या है, 9th में क्या है। आपको एग्जाम में शेड्यूल्स आते हैं। कितने? 1950 में 8 शेड्यूल थे, अभी कितने हैं? 12 शेड्यूल हैं। आते हैं 17 क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं।
अगेन पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया है। पॉलिटी पॉलिटी पॉलिटी, आपको पता है जो भी एग्जाम होते हैं पॉलिटी बहुत दिखाई देती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर हिस्ट्री है, उसके बाद ज्योग्राफी है, उसके बाद साइंस है, उसके बाद इकोनॉमी है, एक दो क्वेश्चन एनवायरमेंट का भी डाल देता है। तो ये आपका पैटर्न रहता है। 17 पे आ गए, कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कहा सुप्रीम कोर्ट जो है वो एडवाइस कर सकता है किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, राष्ट्रपति को। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो एडवाइस कर सकता है वो सुप्रीम कोर्ट है। इसको ही कहते हैं एडवाइजरी जुरिडिक्शन। आप हिंदी में कह सकते हो, क्या कह सकते हो हिंदी में, जो हिंदी भाषी बच्चे हैं, सलाहकारी, सलाहकारी अधिकारिता, आप ऐसा कह सकते हो हिंदी में कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकता है राष्ट्रपति को। भाई साहब राष्ट्रपति को एडवाइस दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, यदि उनकी आवश्यकता पड़े तो। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती दे देगा, आ गया मैं दूंगा आपको एडवाइस, ऐसा नहीं होगा। वो उनको चाहिएगी तो उनको दे सकता है। तो ये आपका देखो डी ऑप्शन में दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीक्स ओपिनियन ऑन लॉ और फैक्ट्स। कहा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो ओपिनियन मांग सकते हैं किन पे, आपके जो कुछ नियम कानून है उन पे ओपिनियन मांग सकते, किसका, सुप्रीम कोर्ट का, कि भाई आप हमें बताइए कि ये क्या कुछ इसमें बातें क्या क्या हो सकती हैं। मान लो कि उनको एडवाइस चाहिए हो तो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। यही आपका क्या है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, सलाहकारी अधिकारिता आप हिंदी में कहते हो। 143 आर्टिकल, बहुत बढ़िया आर्टिकल क्या है, 143 एकदम सही है। आर्टिकल 143 एक बच्चा कमेंट बता रहा है, आर्टिकल 143 एकदम सही है। आर्टिकल भी ध्यान कर लेना, एडवाइजरी जुरिडिक्शन कौन सा आर्टिकल है, 143, एग्जाम में बहुत बार पूछेगा। आ गए हैं 18 पर हम। 18 में कहा ए न्यू चैप्टर रिलेटेड टू पंचायत हैज बीन एडेड इन द पार्ट एलेक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस। कहा देखो पंचायत जो है, पंचायत बहुत बार एग्जाम में पंचायतों से क्वेश्चन आता है। पंचायतें बहुत बार एग्जाम में आती हैं, कभी शेड्यूल पूछता है, कभी आर्टिकल पूछता है, कभी कमेटी पूछता है, कभी ये पूछता है, कभी ये पूछता है, कभी वो पूछता है, कुछ भी पूछता रहता है पंचायतों से, एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। कहा देखो पंचायत जो है, आपको पता है 243 आर्टिकल ए से लेके ओ तक आपकी पंचायतों की बात होती है। और शेड्यूल कौन सा है, 9th शेड्यूल है, ध्यान रखना है। शेड्यूल कौन सा है, 9th शेड्यूल है आपका। 11 शेड्यूल है, 11 आपको दिखाना है इसको, 11 आपका शेड्यूल है। 11 शेड्यूल है। शेड्यूल कौन सा 11 है, आप ध्यान रखना। शेड्यूल आपका 11 में पंचायतें हैं। तो एक बात और थोड़ा सा जोड़ दे रहा हूं, पार्ट है 9, भाग है 9। पार्ट कौन सा है, 9। तो पार्ट 9 है, शेड्यूल 11 है, आर्टिकल 243 से ए से लेके ओ तक है। मैंने तीनों चीजें दे दी हैं आपको, कहां पे पंचायतें हैं, आर्टिकल कौन सा है, पार्ट कौन सा है, शेड्यूल कौन सा है। तो आपको पार्ट ध्यान रखना, 9वां पार्ट है, 11वां शेड्यूल है, आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक है। पंचायतों की बात हो रही है इन सब जगहों पे। कहा देखो कि पंचायतें जो हैं वो कह रहा है कि जो पार्ट एलेक्स है, जो पार्ट आपका ये, इसमें कहा कौन सा पॉइंट नहीं है। तो कहा देखो इसमें कौन सा पॉइंट नहीं है, इस पार्ट में पंचायतों से जुड़ा कौन सा पॉइंट नहीं है। तो देखो ध्यान से देखते हैं, ए ऑप्शन दिया, इलेक्शन ऑफ पंचायत अंडर द सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। पंचायत जो है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के अंडर में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सब कुछ है कि जो आपकी 1/3 सीटें हैं वो वुमेन्स को दी गई हैं, ये भी सही है। पंचायत जो है 5 साल को, यहाँ पे 5 आएगा, टाइपिंग मिस्टेक होगी, 5 है ये। तो पंचायत आपकी 5 साल को होती है। इफ पंचायत डिसॉल्व तो आपका 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाएगा, ये भी सही है। बट ये क्या है, गलत है। वही पूछा कि कौन सा पार्ट यहाँ पे, कौन सा मुद्दा है जो इसमें नहीं है। तो ए वाला ऑप्शन क्या है, नहीं है। तो हमें ए ही आंसर सही हो जाएगा। 19 पे आ गए हैं हम। 19 क्वेश्चन में कहा द मिनिमम एज लिमिट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द विधान परिषद इज। कहा देखो विधान परिषद जो है उसमें यदि आपको बनना है क्या, विधान परिषद में क्या होते हैं, पार्षद होती हैं। मैं आपको थोड़ा बता दूं, देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट आप नहीं कह सकते एग्जैक्ट, आप कह सकते हैं देखो सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से, लोकसभा से आपकी चीज़ें आती हैं। मैं आपको पढ़ाने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, यदि मैं समझाऊंगा तो मैं शॉर्ट में आपको थोड़ी सी बातें समझा रहा हूँ कि हमारे पास सेंटर में क्या है। देखो सेंटर की बात करते हैं हम, क्या है तो एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, 2 हाउस है हमारे पास सेंटर में। तो अब यदि स्टेट की बात करें तो स्टेट में क्या है कि विधानसभा है, उसको आप कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली।
विधानसभा, हिंदी में विधानसभा और इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे 2 हाउस हैं, बट जो कुछ 90% जो स्टेट्स हैं वहां पे एक ही हाउस है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे क्या है, आपके 2 हाउस हैं। दूसरा हाउस जो है उसको कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये क्या है, काउंसिल है, काउंसिल। तो ये क्या है, असेंबली है, और ये क्या है, काउंसिल है। तो पूछ रहा है कि आपको काउंसिल का मेंबर बनना है, एमएलसी बनना है। इसको कहते हैं, जो यहाँ पे बैठते हैं उसको एमएलसी कहते हैं, और जो यहाँ पे बैठते हैं उसको एमएलए कहते हो। एमएलए का चुनाव होता है ना, कहते हैं विधायक साहब, चाचा विधायक हैं हमारे। अभी एक सीरीज आई थी, चाचा विधायक हैं हमारे। तो वो जो विधायक हैं वो क्या है, एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कहां से होते हैं, विधानसभा से होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली से होते हैं। लेकिन यहाँ पे एमएलसी की बातें पूछ रहा है, विधान परिषद की बातें पूछ रहा है। कहा देखो विधान परिषद में आपको एमएलसी बनना है तो कम से कम कितनी एज होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे लोकसभा में आपको एमपी बनना है तो 25 साल होने चाहिए, राज्यसभा में बनने हैं तो 30 साल होना चाहिए, एमएलए बनना है तो 25 साल होना चाहिए, और एमएलसी बनना है तो 30 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सी ऑप्शन में 30 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका आंसर यहाँ पे 19 का सी हो जाएगा आपके सामने। आगे समझते हैं 20 पे आ गए हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन इंडिया। तो कहा कि जो चीनी है, आप चीनी तो चाहिए चाहिए ना, मिठाई खानी है तब भी चीनी चाहिए, आइसक्रीम खानी तब भी चीनी चाहिए, शुगर तो चाहिए चाहिए। और शुगर कैसे बनेगी, गन्ने से बनेगी, चुकंदर से बनेगी। चीनी तो भैया आवश्यक है। जब आप जो चटपटा है, स्पाइसी खा के थक जाओगे तो क्या होगा, चीनी तो खाओगे, मीठा तो खाओगे, मिठाई तो चाहिए ना। कोई भी मानो ओकेजन होता है, मिठाई के बिना संपूर्ण नहीं होता है। दिवाली पे आज के टाइम में क्या है, चटपटे जो आइटम है, स्नैक्स है, वो चलने स्टार्ट हो गए, लेकिन तब भी मिठाई का एक डिब्बा आएगा ही आएगा, और पूजा में उसको चढ़ाया जाएगा ही जाएगा। तो चीनी के बिना क्या है, कुछ भी काम, शुभ काम संपन्न नहीं होता है। कहा जो मेजर आपका जो कौन सा राज्य है जहां पे बहुत अमाउंट में आपका चीनी पैदा होती है, यूपी में बहुत गन्ना पैदा होता है, तो यूपी में काफी ज्यादा चीनी बनाई जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, बहुत सारी चीनी की मिलें हैं वहां पे। तो यूपी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आ गए हैं 21 पे। कहा इन विच यूनियन टेरिटरी द पंचायत राज्य सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। कहा कौन सा ऐसा यूटी है जहां पे पंचायती राज जो सिस्टम है वो अभी नहीं है। तो पंचायती जो सिस्टम है वो दिल्ली में नहीं है, बाकी सारी जितनी भी यूटी हैं वहां पे सब में पंचायतें हैं, दिल्ली में अभी पंचायती सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट आ गया है 22। हीट ट्रांसफर हॉरिजॉन्टली विद द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। एटमॉस्फेयर हमें पता है, एटमॉस्फेयर क्या है, ये अर्थ है, ये अर्थ के ऊपर क्या है, गैसेस हैं। ये जो गैसेस का आपका आवरण है, गैसेस का जो आपका ये पैकेट है, इसको ही आप एटमॉस्फेयर कहते हो, वायुमंडल कहते हो। कौन कौन सी लेयर है आपको पता है, कौन कौन सी 5 लेयर हैं आपको पता है, ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मीजोस्फियर है, आयोनोस्फियर है, एक्सोस्फियर है। तो पांचों की पांचों क्या है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयोनोस्फियर या थर्मोस्फियर, एंड साथ में एक्सोस्फियर। तो आप ये पांचों की आपको पता है, बचपन से आपने पढ़ी हुई हैं। तो यही आपका वायुमंडल है, पांचों की पांचों लेयर्स जो है यही आपका वायुमंडल है। ये वायुमंडल है, ये आपकी अर्थ है जिस पे हम बैठे हुए हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, आप पढ़ रहे हैं। तो कहा कि जो हीट ट्रांसफर होता है, हीट जो है, ऊष्मा जो है पहुंच पाती है आपका हॉरिजॉन्टली विद इन एटमॉस्फेयर, वो कौन सा मीडियम है, कौन सा माध्यम है, तो उसका नाम है एडवेक्शन। हॉरिजॉन्टली आप समझते हैं, हॉरिजॉन्टली क्या होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है ना, और ये आपका क्या है, वर्टिकल है, ये तो हमें बचपन से पता ही है। तो हीट का ट्रांसफर हॉरिजॉन्टली जो होता है एटमॉस्फेयर में, उस टेक्निक को, उस जो साइंस का मेथड है उसको कहते हैं एडवेक्शन कहते हैं उसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इतिहास से, हिस्ट्री आ गई है, बच्चों की चहेती हिस्ट्री, बच्चों के चहेती इतिहास आ गया है। कहा क्वेश्चन कहता है द कॉल ऑफ बैक टू द वेदास वाज गिवन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। तो जो आपका वेदों की तरफ लौटो उसकी बात हमने की, स्वामी दयानंद सरस्वती आपके यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट 24 आ गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रिलेट्स टू ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया है, ज्योग्राफी आ गई है, भूगोल आ गया है आपके सामने। कहा इंडियन जो टाइम है वो कौन सा जो आपका लॉन्गिट्यूड है उसके हिसाब से सही है। आपको पता है इंडियन जो टाइम लाइन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट वाली जो आपका लॉन्गिट्यूड है वो इंडिया ने उसको टाइम लाइन माना हुआ है, जो इलाहाबाद नैनी से पास होता है। कहां से, इलाहाबाद नैनी से पास होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो टाइमलाइन है कहां से पास होती है, इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान से पास होती है।
यूपी में इलाहाबाद, इलाहाबाद में एक शहर है छोटा सा आपका नैनी, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है वो आपका, जहां से इंडिया का टाइम डिसाइड होता है। कैसे डिसाइड होता है वो आपको मैं नहीं अभी यहाँ पे समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। ये देखो दुनिया है, ये जो ऐसी ऐसी लाइन है, सीधी सीधी लाइन है, वो क्या है, लॉन्गिट्यूड्स हैं। और ये जो आपकी ऐसी लाइन है, जो ऐसी आपकी रेटी हुई लाइन्स हैं, वो आपकी लैटिट्यूड्स हैं। तो रेटी आपका कह सकते हो, रेटी माने रेटीट्यूड, रेटी से आप याद कर सकते हैं, रेटी माने लैटिट्यूड, रेटी माने रेटी हुई, सोई हुई। सोएंगे कैसे, आप खड़े खड़े तो सोएंगे नहीं आप, है ना, तो आप लेट के ही सोएंगे। तो जो आपकी दुनिया में जो अर्थ पे ये आपकी जो लाइंस हैं रेटी हुई, वो क्या है, लैटिट्यूड्स हैं। एंड जो आपकी खड़ी हुई लाइंस हैं वो क्या है, लॉन्गिट्यूड हैं। मैं आपसे पूछूं आप कितने लंबे हैं, आप कितने लॉन्ग हैं, तो आप कहोगे ना कि मैं खड़ा होकर नापूंगा 5 फुट 8 इंचू 9 इंचू कितना हूं मैं, तो वो नाप के ही बताऊंगा सर आपको। तो वही कहा कि आपका जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या है, ऐसे वाली आपकी सीधी खड़ी लाइंस आपकी लॉन्गिट्यूड है, और बैठी हुई लाइंस क्या है, लैटिट्यूड है। तो इंडिया में जो होता है वो 82.5 डिग्री के हिसाब से होता है, लेकिन दुनिया में जो होता है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। एंड क्या है वो, जीएमटी है, जीएमटी है, उसका ध्यान रखना। क्या है, जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन। तो यहां से दुनिया में टाइम डिसाइड होता है भाई साहब 0 डिग्री वाली से, और वो आपकी मेन है दुनिया में, उसके हिसाब से टाइम को तय किया जाता है। इंडिया में 82.5 डिग्री वाली है, और जो दुनिया में है वो 0 डिग्री वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 25 क्वेश्चन आपके सामने। द फॉरेस्ट इन सुंदरबन इज कॉल्ड, कहा कि जो सुंदरबन में जो जंगल है, आप उसको पता है कौन से ज्यादा पेड़ है वहां पे, मैंग्रोव के पेड़ बहुत ज्यादा हैं। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। डेल्टा क्या होता है ये भी सुन लेना कि डेल्टा होता क्या है। देखो, कहा जब नदी खत्म होती है, कहां खत्म होती है, ओशियन में। नदी कहां पे खत्म होगी, ओशियन में, सी में, कहीं समुद्र में जाकर खत्म हो जाएगी नदी। तो जब खत्म होगी तो उसका मुंह क्या होता है, मुंह फट जाता है, उसका मुंह फट गया, ऐसे चौड़ गई वो, तो क्या हुआ, यही तो आपका देखो ऐसे चौड़ गई, तो ये जो आपका साइन बना, ये जो आपका ट्रायंगल टाइप में बन गया, यही क्या है आपका डेल्टा कहा जाता है इसको। मुंह फट जाना, नदी का मुंह फट जाना, यही आपका डेल्टा है, कुछ नहीं है डेल्टा। ध्यान रखना, मुंह आपका नदी का फट गया, सी में खत्म हो रही है, मुंह उसका फट गया है नदी का, ऐसे हो गया, चौड़ा हो गया, जैसे आपको दिखाया मैंने डायग्राम में, यही क्या है, डेल्टा है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन आपका गंगा नदी बहुत पवित्र है, लेकिन मैंने कहा गंगा सबसे पवित्र नदी है, लेकिन उसकी परिक्रमा नहीं होती है, नर्मदा की परिक्रमा होती है। अकेली ऐसी नदी जिसकी परिक्रमा होती है इंडिया में वो है नर्मदा आपकी। तो ध्यान रखना, गंगा पवित्र तो है, बहुत ज्यादा नाम है गंगा का, सरस्वती का, लेकिन आपको पता है जो आपका जो परिक्रमा होती है वो नर्मदा नदी की होती है। आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज आप देख सकते हैं उनसे जुड़ी हुई। आ गए हैं, यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। 25 क्वेश्चन आज हम लेके आए थे किसके, जीएस के। तो वो मैंने आपको पढ़ाए, समझाए, सिखाए, इतिहास की बातें की, थोड़ा सा ज्योग्राफी की बातें की, थोड़ा सा पॉलिटी की बातें की, थोड़ा सा साइंस की बातें की। आगे भी ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए लाएंगे, क्योंकि सीजीएल का एग्जाम है, 500 क्वेश्चन का सीरीज हम लेके आ रहे हैं, जिसमें आज 25 क्वेश्चन पढ़े हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिनिश हो गया।